जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के एक बहुत बड़ा आता है व्योमतम। अब इसका मतलब क्या है? लाइनों में जो दावा है वो बहुत बड़ा और बहुत साफ है। वो अंतिम हिस्सा जो एक तरह से हम सब के लिए एक आवाहन है। चलिए सीधे गोता लगाते हैं जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही दमदार कविता भारत महिमा में। ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास का वो संगीत है जो आज भी हम सब के दिलों में गूंजता है। तो तैयार हो जाइए इस शानदार सफर के लिए। कविता की जो पहली पंक्तियां हैं ना, वो ही एक कमाल की तस्वीर खींच देती हैं। यहाँ कवि हमारे देश भारत को हिमालय का आंगन कह रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, सुबह की पहली किरण यानी उषा भारत को सूरज की रोशनी का तोहफा दे रही है, मुस्कुराकर उसका स्वागत कर रही है। और वो हीरक हार क्या है? वो है ओस की बूंदें जो सुबह सुबह घास और पत्तों पर किसी हीरे के हार की तरह चमकती हैं। वाह, क्या कमाल की कल्पना है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि इस कविता के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनकी लेखनी में भारत का गौरवशाली अतीत हमेशा झलकता था। वो सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक बेहतरीन नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। प्रसाद जी कविता की शुरुआत तो करते हैं प्रकृति के इतने खूबसूरत वर्णन से, पर फिर वो हमें उस योगदान की याद दिलाते हैं जिसने पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। उनका पहला बड़ा विषय यही है कि कैसे भारत ने पूरी दुनिया में जागरण की पहली लौ जलाई। इन लाइनों में जो दावा है वो बहुत बड़ा और बहुत साफ है। मतलब ज्ञान की सुबह सबसे पहले भारत की धरती पर हुई। हम सबसे पहले जागे और फिर हमने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। ये रोशनी सिर्फ अपने लिए नहीं रखनी थी बल्कि पूरी इंसानियत में फैलानी थी। कविता में एक शब्द आता है व्योमतम। अब इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है अज्ञान का घना अंधेरा। ये उस दौर की बात हो रही है जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ज्ञान की रोशनी से दूर था, एक तरह के अंधेरे में जी रहा था। और जहां व्योमतम यानी अंधेरा है तो उसका उल्टा भी तो होगा, आलोक, मतलब ज्ञान की रोशनी। और प्रसाद जी कहते हैं कि जब ये रोशनी भारत से दुनिया में फैली तो सब कुछ अशोक हो गया। अशोक का मतलब है शोक से रहित, यानी जहां कोई दुख ना हो। तो ज्ञान ने सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि दुनिया का दुख भी दूर किया। ये जो जागरण था ना, ये सिर्फ दिमागी नहीं था, ये कलात्मक भी था। प्रसाद जी हमें उस दौर में ले जाते हैं जब सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की धरती पर खुद ज्ञान की देवी सरस्वती ने संगीत को जन्म दिया। ये सामवेद की तरफ एक इशारा है जो दुनिया के सबसे पुराने संगीत ग्रंथों में से एक है। यहीं से सुर और ताल का तोहफा पूरी दुनिया को मिला। तो ज्ञान की बात हो गई, कला की बात हो गई, पर प्रसाद जी भारत की एक और बहुत ही अनोखी पहचान पर रोशनी डालते हैं, और वो है जीत की ऐसी कहानी जो तलवारों से नहीं बल्कि करुणा से लिखी गई है। प्रसाद जी के हिसाब से भारत की जो असली जीत थी वो लोहे या तलवार की नहीं थी। नहीं, वो तो धर्म की, नैतिकता की जीत थी जिसकी गूंज पूरी धरती पर सुनाई दी। यहाँ जमीनें जीतने पर नहीं बल्कि दिल जीतने पर जोर था। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इतिहास में मिलता है। सोचिए, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर ये सम्राट थे, राजा, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट, अपना सिंहासन सब कुछ त्याग दिया और एक भिक्षुक बनकर घर घर घूमने लगे। क्यों? ताकि लोगों को दया और धर्म का रास्ता दिखा सकें। ये ताकत पर करुणा की सबसे बड़ी जीत है। और बात सिर्फ देश के अंदर की नहीं है। भारत ने अपने जो सबसे कीमती मूल्य थे उन्हें पूरी दुनिया के साथ बांटा। कविता के मुताबिक हमने यवन यानी जो विदेशी हमलावर थे उन्हें हराने के बाद भी उन पर दया की। चीन को बौद्ध धर्म के रूप में एक नई दृष्टि दी, दक्षिण पूर्व एशिया को ज्ञान का तोहफा दिया और श्रीलंका को नैतिक आचरण यानी शील के सिद्धांत दिए। और ये सब कुछ बिना किसी सेना के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा वैश्विक प्रभाव था, इसकी बुनियाद क्या थी? प्रसाद जी कहते हैं इसकी बुनियाद थी वो मानवीय मूल्य जो हमारी पहचान का हिस्सा है। ये पंक्तियां बहुत गहरी हैं, इनमें 2 बहुत बड़ी बातें छुपी हैं। पहली तो ये कि हमारा स्वभाव कभी हमला करने वाला नहीं रहा। हमने किसी से कुछ नहीं छीना क्योंकि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया था कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरी अहम बात, ये हमारी जन्मभूमि है, हम यहीं के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए।
कविता में जिन गुणों की बात की गई है वो मिलकर एक ऐसे समाज की तस्वीर बनाते हैं जो किसी सपने जैसा लगता है। सोचिए, जहां लोग चरित्र के पवित्र हों, बाजुओं में ताकत हो पर फिर भी विनम्रता से भरे हों, जहां मेहमान को भगवान समझा जाता हो, जहां जुबान और वादे की कीमत हो और जहां पैसा जोड़ने का मकसद सिर्फ दान करना हो। लेकिन क्या ये सब सिर्फ बीते जमाने की बातें हैं? कविता का जो अंत है वो हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक जिंदा विरासत है जो आज भी हमारे अंदर मौजूद है। कविता की ये लाइनें बार बार आती हैं और हर बार इनका असर और गहरा होता जाता है। कवि इस बात पर जोर देते हैं कि हम में आज भी वही खून दौड़ रहा है, हम उसी महान धरती पर रहते हैं, हमारे अंदर वही साहस और वही ज्ञान है जो हमारे पुरखों में था। ये एक ऐसा धागा है जो कभी टूटा नहीं। कवि हम भारतवासियों के लिए दिव्य आर्य संतान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कविता के हिसाब से आर्य का मतलब है श्रेष्ठ या प्रबुद्ध। तो यह शब्द उन महान पुरखों के वंशजों के लिए है जो साहस, शांति और ज्ञान की इस शानदार विरासत को आज भी अपने सीने में संजोए हुए हैं। और फिर आता है कविता का वो अंतिम हिस्सा जो एक तरह से हम सब के लिए एक आह्वान है कि हमारा जीवन इसी देश के लिए समर्पित होना चाहिए। यही हमारा गर्व हो, यही हमारी खुशी हो, और अगर कभी जरूरत पड़े तो हम अपने इस प्यारे भारतवर्ष के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार रहें। तो ये था जयशंकर प्रसाद का भारत को देखने का नजरिया, उनकी भारत महिमा। पर यह कविता सिर्फ अतीत का जश्न नहीं मनाती, ये आज के लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है। इस आधुनिक दुनिया में इस कविता की दिव्य आर्य संतान कहलाने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।